नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द लर्निंग कर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 23 देखेंगे और इस लेक्चर 23 में खरीफ की फसलों का अध्ययन करेंगे। हमारा जो ये सीरीज चल रहा है यह घटना चक्र पूर्वावलोकन का भूगोल विषय चल रहा है, जिसमें हम भारत के भूगोल की चर्चा कर रहे हैं और खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत खरीफ फसलों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में यहाँ से पूछे गए हैं। जैसे आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है खरीफ की फसलों में। इससे पहले कि हमने अध्याय में रबी की फसलों का अध्ययन किया था और अब आप देख रहे हैं हम खरीफ की फसलों का अध्ययन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है धान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो धान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो धान की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया से मानी जाती है, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का जो एरिया है आपका वह इसके अंतर्गत आता है। दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत जो है धान की उत्पत्ति मानी गई है। आइए देखते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत किन देशों को सम्मिलित करते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत हम देखते हैं तो यहाँ पे 11 देश शामिल हैं दक्षिण पूर्व एशिया में, जिसमें मुख्य भूमि के अंतर्गत यानी कि जो भूमि पर है और कुछ द्वीपीय हैं, कुछ मुख्य भूमि संबंधित हैं आपके। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, यानी कि म्यांमार 1, थाईलैंड 2, लाओस 3, कंबोडिया 4 और वियतनाम 5 क्या है आपके ये मुख्य भूमि संबंधित देश हैं। जबकि द्वीपीय देशों के अंतर्गत मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया यानी कि 1, 2, 3, फिलीपींस 4, ब्रुनेई 5 और पूर्वी तिमोर 6। तो 6 और 5 11 देश क्या है इसमें शामिल हैं, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत आते हैं और यहीं पर ही धान की सबसे पहली उत्पत्ति हमको देखने को मिलती है। ये इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है, यानी मुख्य भूमि और द्वीपीय भूमि में बांटा गया है किसको, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को, जो अपनी विविध संस्कृतियों, धर्मों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं और आसियान के सदस्य भी हैं आपके ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका। तो क्वेश्चन आपका यही था कि धान की उत्पत्ति हुई है कहाँ हुई, दक्षिण पूर्व एशिया में हुई है। और इसकी जो व्याख्या दे रहा है यहाँ पे ये दे रहा है धान उष्णकटिबंधीय फसल है, इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। धान की फसल के लिए 25 सेंटीमीटर से अधिक तापमान एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों यानी फसल विशेषताओं में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य कौन सा है आपका, पश्चिम बंगाल, जो कि सही है आपका। चावल उत्पादन में बिहार का योगदान क्या है आपका, तो चावल उत्पादन में बिहार का योगदान कितना है आपका 5.99% लगभग है आपका, यानी दूसरा वाला सुमेलित नहीं है। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, वह उत्तर प्रदेश है आपका, जो कि सही दे रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, डी ऑप्शन कह रहा है चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समवर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दे रहा है। तो व्याख्या में दे रहा है इसका कि चावल मुख्यतः खरीफ की फसल है, चावल मुख्यतः खरीफ की फसल है, फिर भी भारत में ऊंचाई, तापमान, जलवायु यानी तापमान, वर्षा की विभिन्न परिस्थितियों, मृदा प्रकार, जल की उपलब्धता के आधार पर चावल उगाने का समय अलग अलग होता है। देश के पूर्वी एवं दक्षिणी राज्यों के क्षेत्रों में पूरे वर्ष औसत तापमान चावल की खेती के लिए अनुकूल होने के कारण वर्ष में 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं। मुख्यतः पूर्वी राज्यों यथा पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में एवं बिहार में चावल की 3 फसलें पैदा की जाती हैं। फिर कह रहा है आगे देश के उत्तरी एवं पश्चिमी भाग में चावल की केवल एक फसल उगाई जाती है, यानी देश के उत्तरी, यानी यहाँ हम देखते हैं
उत्तरी भाग में और पश्चिमी भाग में एक फसल उगाते हैं, जबकि पूर्वी भाग में और ये दक्षिणी भाग में यहाँ पर जो है चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं इन क्षेत्रों में। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि एग्रीकल्चर उगाई जाती है। चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समवर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर है। एग्रीकल्चरल स्टैटिकल एट द ग्लांस 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां पर क्या है 12.33 यानी 33% क्षेत्रफल क्या है इसके अंतर्गत सम्मिलित है। ये उत्तर प्रदेश के 100 में से 12.33% क्षेत्रफल पर चावल की खेती की जाती है। इसी रिपोर्ट के अनुसार चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 5.99% है। इस प्रकार विकल्प ए, सी, डी सही है और डी बी में दिया गया विकल्प सही नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कृषि की धान गहनता प्रणाली का जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन मतलब गीला करना, उसको क्लेदन माने गीला करना, और शुष्कन माने सुखाना, गीला करना और सुखाना किया जाता है, क्या परिणाम होता है। तो कृषि की धान गहनता प्रणाली का जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है। तो इससे कह रहा है बीज की कम आवश्यकता पड़ती है, जो कि सही है। मीथेन का कम उत्पादन होता है, ये भी सही है। और बिजली की खपत भी कम होती है। तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। तो तीनों ही यहाँ पे सही दे रहा है। इसके आगे देखते हैं व्याख्या क्या दे रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या ऑप्शन डी है इसका। तो कह रहा है यहाँ पे कृषि की धान गहनता प्रणाली सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन SRI से बोलते हैं, राइस सिस्टम ऑफ राइस इंटिफिकेशन धान रोपाई और कृषि की विकसित प्रणाली है। तो ये क्या है आपकी धान रोपाई और कृषि की विकसित प्रणाली है, जिसका विकास मडागास्कर में हुआ। कहाँ हुआ था? मडागास्कर में विकास हुआ इस प्रणाली का। इसके अंतर्गत धान के खेतों की बारी बारी से क्लेदन यानी गीला करना और शुष्कन किया जाता है। इसके अंतर्गत बीज की कम आवश्यकता होती है, जिससे बीज पर आने वाले खर्च में कमी आती है। इस प्रणाली में जल की कम आवश्यकता होती है, जिससे बिजली की कम खपत होती है। इसके अतिरिक्त इस विधि से मीथेन जैसी हरित गैसों का उत्सर्जन भी कम होता है। इसके विषय में और विस्तार से देखते हैं क्या दे रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या दे रहा है, राइस सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के बारे में यहाँ पे दे रहा है आपको। तो यहाँ पे दे रहा है चावल सघनता प्रणाली यानी SRI एक पारिस्थितिक कृषि पद्धति है जो पौधों, मिट्टी, पानी और पोषक तत्वों के प्रबंधन के तरीके को बदलकर कम पानी, कम बीज और कम उर्वरक का प्रयोग करते हुए चावल की पैदावार को बढ़ाती है। प्रमुख प्रथाओं में बहुत छोटे पौधों को दूर दूर लगाना, मिट्टी को नम रखना लेकिन जल भराव ना होने देना, अंतराल सिंचाई का उपयोग करके यांत्रिक खरपतवार नाशकों से मिट्टी को हवादार बनाना और उसे जैविक पदार्थों से समृद्ध करना शामिल है। SRI मीथेन उत्सर्जन को कम करता है, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है और मजबूत जड़ प्रणाली और बेहतर पौधों के विकास को बढ़ावा देता है। बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाता है, जिससे यह एक टिकाऊ और जलवायु अनुकूल दृष्टिकोण बन जाता है। आगे कह रहा है कि इसके मुख्य सिद्धांत और अभ्यास। छोटे पौधे तो रोपण के झटके को कम करने के लिए पौधों को बहुत छोटा 8 से 15 दिन पुराना होने पर ही एक एक करके रोपें। अधिक दूरी पौधों को वर्गाकार जैसे 25 × 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक में अलग अलग लगाएं, ताकि प्रत्येक पौधे को मजबूत जड़ और छत्र विकसित करने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके।
फिर कह रहा है नम मिट्टी लेकिन जलभराव नहीं, रुक रुक कर सिंचाई का उपयोग करें, खेतों को नम रखें लेकिन पानी देने के बीच उन्हें सूखने दें ताकि वायु संचार और जड़ों का विकास हो सके, जिससे मीथेन का उत्सर्जन कम हो। फिर कह रहा है आगे जैविक उर्वरकता, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कंपोस्ट या जैविक खाद का उपयोग करें, यानी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना है, जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। उसके अलावा यांत्रिक निराई, खरपतवार हटाने और मिट्टी को हवादार बनाने के लिए निराई उपकरण का उपयोग करें, जिससे जड़ों के विकास में भी मदद मिलती है। उसके अलावा हम देखते हैं इससे लाभ क्या होगा। तो इससे लाभ हम देखते हैं पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है, 20 से 100% तक वृद्धि हो सकती है। संसाधनों की बचत, बीज, पानी और उर्वरक के उपयोग को कम करता है। बीज की 90% तक कमी और पानी की 50% तक कम खपत इसमें हमको देखने को मिलती है। पर्यावरण संबंधी हम देखें तो मीथेन उत्सर्जन को कम करता है, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाता है और मिट्टी की जैव विविधता को बढ़ाता है। आर्थिक यदि हम लाभ देखें इसमें तो हम देखते हैं कम इनपुट लागत और अधिक पैदावार के कारण किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि होती है। जलवायु अनुकूल, विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में सक्षम और जलवायु परिवर्तन के शमन के लिए लाभकारी है। तो इस प्रकार से हमने इसके लाभ देखे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमसे निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान, गेहूँ, इनमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं। तो खरीफ की फसल क्या होता है, गेहूँ जो है ये रबी की फसल है, खरीफ की नहीं है। जहाँ जहाँ 4 है वो गलत होगा, 4 यहाँ है और कहाँ है आपका 4 हम देखते हैं आपका ऑप्शन डी में भी 4 है, तो एक ये दोनों निकल गया। कपास और धान और मूंगफली ये तीनों ही खरीफ की फसलें हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो यहाँ बता रहा है कि खरीफ की फसलें मुख्यतः जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर तक इनकी कटाई हो जाती है। यह फसलें गर्मी में बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, मूंग और मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु परिस्थिति क्या है। तो चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेल्सियस से अधिक तापमान आवश्यक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कह रहा है चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसके लिए 25 सेंटीमीटर से अधिक तापमान एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आवश्यक होती है। कम वर्षा की दशा में सिंचाई भी करनी पड़ती है। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल कौन सी है आपकी, मसूर, अलसी, सरसों, ये सभी क्या है, ये सभी रबी की फसलें हैं। जबकि सोयाबीन क्या है, यह खरीफ की फसल है। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे दे रहा है ऋतुओं के अनुसार भारतीय फसलों को मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, रबी, खरीफ, जायद। रबी में क्या आता है, गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों, बरसीम आदि। खरीफ में धान, मक्का, ज्वार, कपास, रागी, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग आदि। जायद में क्या आता है, तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखते क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो यहाँ पे कपास, मूंगफली, गन्ना और सरसों में जो है खरीफ की जो फसल है वो मूंगफली नहीं है। सरसों, कपास और गन्ना ये सभी क्या है आपकी रबी की फसलें हैं, तो खरीफ की फसल नहीं है, सॉरी
जो 7वां क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, फिर से वो देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, यानी कि खरीफ की नहीं तो क्या होगी, रबी की फसल होगी। तो सरसों क्या है, ये रबी की फसल है, जबकि मूंगफली, कपास और मक्का ये सभी क्या है, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, यानी फिर वही रबी की फसल होगी अगर खरीफ की नहीं है तो। अरहर, चना, धान, मक्का और धान। चना क्या है आपकी, चना रबी की फसल है, जबकि शेष अरहर, मक्का, धान खरीफ की फसलें हैं। ऑप्शन बी इसका उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, वो चावल है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल धान या चावल है, आपका ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो व्याख्या दे रहा है चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। इस संदर्भ में खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर गेहूं है, यानी पहले स्थान पर चावल, दूसरे स्थान पर गेहूं का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, यानी कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल उपजाई जाती है, तो वो है आपका चावल। ऑप्शन डी इसका सही होगा। चावल की खेती सर्वाधिक क्षेत्र पर की जाती है। तो यहाँ पे दे रहा है आपको कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत के 47.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल एवं 31.8 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया गया, यानी 47%, लगभग आधी भूमि पर जो है 47% नहीं, 47.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल की खेती की गई और 31.8 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया गया। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल चावल है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है आपका, तो वही धान या चावल जिसे हम बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर भारत में सर्वाधिक जो चावल की खेती है वो कहाँ की जाती है आपकी, वो की जाती है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो यहाँ व्याख्या दे रहा है वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश 5.9 मिलियन हेक्टेयर का है, यानी 5.90 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल किस में आता है, उत्तर प्रदेश में आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा है भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन 2013-14 में था। तो हमको जो मतलब है 2023-24 से हो सकता है, 2023-24 से मतलब रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है, 2000 मतलब इनमें से कुछ नहीं है। तो हम देखते हैं अपने काम का चीज़। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2023-24 में 2882 यानी 2882 किलोग्राम अनुमानित है, यानी 2882 किलोग्राम केजी अनुमानित है। तो 2882 तो ये है आपका अनुमान। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। तो भारत के जो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है केरल और तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिंधु गंगा का मैदान। तो यहाँ क्या होगा आपका कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा क्षेत्र है इसको भारत के चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या दे रहा है, कह रहा है विकल्प के अनुसार भारत में चावल का कटोरा राइस बाउल कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र
के 2.13 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर चावल का उत्पादन किया गया। लगभग 2/3 चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। यहाँ चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र रायलसीमा क्षेत्र है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में विस्तृत है। अतः विकल्प बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो होता है धान का सबसे अधिक कहाँ होता है, तो वो होता है आपका पंजाब में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो क्या दे रहा है यहाँ पे, भारत में धान की सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब में है। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल एट ए ग्लैंस 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में पंजाब में प्रति हेक्टेयर 4193 किलोग्राम धान का उत्पादन हुआ, यानी कि 4000 से ऊपर क्या है प्रति हेक्टेयर उत्पादन है आपका पंजाब में। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी चावल की किस्म नहीं है? हंसा, जया, ज्वाला और पद्मा, इसमें से कौन सी चावल की किस्म नहीं है? तो ज्वाला जो है ये चावल की किस्म नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो कह रहा है चावल की प्रमुख किस्में जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना आदि हैं। ज्वाला, जड़िया, मरुबहार आदि मोठ की प्रजातियां हैं। ये सब क्या है? मोठ की प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कह रहा है जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान की उन्नत किस्में हैं? तो ये किसकी थी आपकी? ये चावल की अर्थात धान की हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है अमन धान उगाया जाता है। तो जो अमन धान है इसको जून जुलाई में उगाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या दे रहा है चावल की किस्में और उगाने का समय। अमन धान को जून जुलाई में इसकी बुआई करते हैं तथा नवंबर दिसंबर में इसको काटते हैं। औस या कार जो है यह धान जो होता है, चावल जो होता है, मई जून में इसकी बुआई करते हैं और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई करते हैं। बोरो या दलू ये जो है नवंबर दिसंबर में बुआई होती है और मार्च अप्रैल में इसको काटते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। कह रहा है पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। तो ये धान की एक सुगंधित चावल की किस्म है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो क्या कह रहा है? कह रहा है पूसा सुगंधा 5 धान की एक सुगंधित किस्म है। बारानी दीप किस फसल की किस्म है? तो बारानी दीप जो है आपकी धान की किस्म है। ऑप्शन सी यहाँ पे भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या क्या दे रहा है? कह रहा है बारानी दीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्क सम्राट, लालमती इत्यादि धान की प्रजातियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो यहाँ पे हम देखते हैं पूसा RH10। तो पूसा RH10 जो है आपकी यह बासमती चावल की संकर प्रजाति है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ दे रहा है पूसा RH10 बासमती चावल की संकर प्रजाति है। अन्य संकर प्रजातियों में PHB 71, गंगा, सुरुचि, KRS2, सह्याद्री 4 आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। कह रहा है बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर कितनी है? तो बासमती चावल की रोपाई हेतु 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है आपकी रोपाई दर रहती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो बासमती चावल की रोपाई करते समय बेहतर उत्पादकता हेतु उपयुक्त बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अधोलिखित कूट से सही उत्तर चुनें। कथन ए, पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। कारण दे रहा है यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। तो वर्तमान संदर्भ में हम देखें तो पंजाब चावल का महत्वपूर्ण निर्यातक है, ये सही है। परंतु चावल का महत्वपूर्ण उत्पादन में जो अग्रणी है वो तेलंगाना है, ना कि पंजाब है।
तो इस प्रकार से यहाँ पे ए तो सही परंतु आर गलत होगा। तो ए सही है, आर गलत है, तो आपका ऑप्शन डी इसका सही होगा वर्तमान संदर्भ में। तो यहाँ पे हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा है पंजाब चावल के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों में से एक है। यह चावल का अतिरेक उत्पादक है, जहाँ से देश के अन्य क्षेत्रों को चावल की आपूर्ति की जा रही है। यानी ये चावल का आपूर्ति करता है, निर्यातक है। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य तेलंगाना है। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना। पहले नंबर पर तेलंगाना, दूसरे नंबर पे यूपी और तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल, TUW। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा इस समय? तो सबसे बड़ा उत्पादक जो है अगर हम देखते हैं नंबर 1 पे कौन है आपका, तेलंगाना है। नंबर 2 पे क्या है आपका, नंबर 2 पर आपका उत्तर प्रदेश है। और नंबर 3 पे क्या आपका पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल जो है मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो वो है नीलहरित शैवाल। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। तो दे रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल, एजोस्पिरिलियम, फास्फोबैक्टीरिया, एजोला आदि चावल की फसल के लिए महत्वपूर्ण जैव उर्वरक हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 पर। कह रहा है भारत के पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। कारण दे रहा है भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में वर्षा अधिक होती है। ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि भारत का जो पूर्वी तट है वो अधिक चौड़ा है पश्चिमी तट की तुलना में, इसलिए ऐसा है। तो यहाँ पे ए सही है परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी, ए सही परंतु आर गलत है। तो यहाँ व्याख्या दे रहा है भारत का पश्चिमी तट पूर्वी तट की तुलना की अपेक्षा संकीर्ण है। यानी जो पश्चिमी तट क्या है वो संकीर्ण है पूर्वी तट की तुलना में। पूर्वी तट की नदी घाटियों में धान की बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, जबकि पश्चिमी तट में अपेक्षाकृत कम धान पैदा किया जाता है। अतः कथन ए सही है, जबकि कारण आर गलत है। चलते क्वेश्चन नंबर 27 पर। कह रहा है विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही। फिर से, विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक सी बनी रही। चावल, तिलहन, दलहन या गन्ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, हम देखते हैं जो गन्ना है इसका क्षेत्र लगभग स्थिर रहा। तो यहाँ अगर हम देखें आंकड़ों के आधार पर तो हम देखते हैं चावल जो है वह 42.9% क्षेत्रफल था, मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल था, और ये बढ़कर कितना हो गया, 45 हो गया। 27 से 28 तिलहन हो गया, दलहन 26 से 28 हो गया, लेकिन 4.9 गन्ना 4.9 पर ही रहा। तो इस प्रकार से ये स्थिर रहा। और 2023-24 में क्या है, ये इसमें वृद्धि हुई है, 5.7 पे पहुंच गया है अभी ये। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या था आपका, ये था। यहाँ पे 45 से 47 हुआ, 28 से 30, और यहाँ पे हम देखते हैं 28 से 27 हो गया। दलहन का जो क्षेत्रफल है उसमें कमी हुई है। 2023-24 में क्या है, दलहन के क्षेत्र में कमी हुई है। तो पहले 28.8 था, अब कितना हो गया, 27.5 हो गया है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कह रहा है देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वे हैं। तो अगर हम यहाँ देखते हैं सीधे सीधे, तो जो 4 राज्य हैं उनमें नंबर 1 पे कौन है आपका, नंबर 1 पे तेलंगाना है जहाँ से सबसे अधिक होता है। नंबर 2 पे आपका यूपी है। नंबर 3 पे वेस्ट बंगाल है। नंबर 4 पे पंजाब है। तो ये क्रम होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ से कोई भी क्रम देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा है वर्तमान संदर्भ में कोई विकल्प सही नहीं है।
2022-23 के आंकड़ों के अनुसार देश का लगभग 38.72% चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश राज्यों से प्राप्त हुआ है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे कम चावल, उससे अधिक, सबसे अधिक। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो सबसे कम चावल कहाँ होगा? यहाँ पे सबसे कम चावल होगा आपका आंध्र प्रदेश में, यानी कि पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश से अधिक चावल कहाँ होगा? फिर पंजाब में होगा। उससे अधिक कहाँ होगा? उससे अधिक होगा आंध्र प्रदेश में हुआ। सबसे कम चावल, सबसे कम आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो सबसे कम कहाँ होगा? सबसे कम होगा आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और फिर पश्चिम बंगाल। इसके हिसाब से होना चाहिए। ये देखते हैं क्या है इसमें। दो 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार इस संदर्भ में शीर्ष राज्यों का क्रम इस प्रकार है: तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। वर्तमान संदर्भ में कोई विकल्प उत्तर सही नहीं है, तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये होगा आपका। वहाँ से सभी गलत हैं। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है आपका। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कुछ से उत्तर का चयन कीजिए। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कह रहा है उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे अधिक चावल कहाँ होगा? सबसे अधिक चावल होगा उत्तर प्रदेश में, 3 नंबर। सबसे अधिक कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। उसके बाद कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में होगा। उसके बाद कहाँ होगा? पंजाब में होगा। फिर आंध्र प्रदेश में। 3, 4, 2, 1 जहाँ होगा वो सही होगा। 3, 4, 2, 1 कहाँ पे है? 3, 4, 2, 1 इसमें से कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दे रहा है सबसे अधिक चावल कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पंजाब। उत्तर प्रदेश में 16.14, तेलंगाना 15.88, 15.48, इतना। तेलंगाना प्रथम पे आ गया है फिलहाल तो इस समय, तो वही क्रम दिखा रहा है। 35 क्वेश्चन का कह रहा है, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? तो वो करता है पंजाब आपका। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो पंजाब में क्या उत्पादकता है आपकी? 4193 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन करता है पंजाब आपका। 36 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? तो मूंग और उड़द को उगाते हैं जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो यहाँ व्याख्या दे रहा है इसकी, मूंग एवं उड़द जैसी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में ही उगाई जाती हैं। इन फसलों को निश्चित समय अंतराल पर जल की अति आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 37 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? तो चना, सरसों, कपास। कपास खरीफ की है, ये दोनों रबी की है और ये जायद की फसल है चारा आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है व्याख्या में आपको, प्रश्नगत विकल्पों में चारा जायद फसल है। इसके अतिरिक्त जायद सीजन में तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, सब्जियों आदि की खेती होती है। अन्य विकल्पों में चना और सरसों रबी की फसल है, जबकि कपास खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? धान की रोपाई की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, फसल और उनके सर्वप्रमुख उत्पादक राज्यों को आपको चुनना है, कौन सा सही नहीं है। चावल पश्चिम बंगाल, तो चावल का इस समय कौन है? इस समय चावल में तेलंगाना प्रथम स्थान पे है, तो पहला गलत। दूसरा, गेहूँ उत्तर प्रदेश सही है। कपास गुजरात, राई सरसों में राजस्थान। तो आपका यहाँ पे ए होना चाहिए वर्तमान संदर्भ में। तो वर्तमान संदर्भ में आपका ए सही है। वर्ष 2023-24 के अनुसार
चावल का तेलंगाना, गेहूं का उत्तर प्रदेश, राई सरसों का उत्पादन में राजस्थान तथा कपास में गुजरात का प्रमुख स्थान है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में चुनना है आपको। तो यहाँ पे हम इसकी सीधा व्याख्या देखते हैं, क्योंकि 18-19 का आंकड़ा है आपका। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार चावल उत्पादक शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जो हमको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों पर विचार करिए, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम को चुनें। तो यहाँ पर अगर हम देखें वर्तमान संदर्भ में सबसे अधिक चावल कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश आएगा। तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश आएगा। आरोही क्रम में चुनना तो सबसे कम, तो पहले हम देखते हैं अवरोही क्रम में उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पे आपका पंजाब है और चौथे पे आपका आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, आंध्र प्रदेश सबसे कम, उससे अधिक आएगा आपका पंजाब, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उसके बाद वेस्ट बंगाल और उसके बाद यूपी। तो ये इसका क्रम होगा। तो ये देखते हैं आंध्र प्रदेश, पंजाब, इसमें से यहाँ कोई मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यानी कोई भी इसमें से मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सही क्रम क्या होगा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, यानी आपका सही उत्तर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 42 पर। कह रहा है इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो चना, मटर, सेम, ये सभी क्या है, ये सभी सहायक होते हैं, जबकि धान क्या है, सहायक नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, धान सहायक नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 43 क्वेश्चन पे। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो जूट, मूंगफली, गन्ना सभी नकदी फसलें हैं, ज्वार नकदी फसल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि ज्वार नकदी फसल नहीं है, जबकि जूट, गन्ना, मूंगफली नकदी फसल हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। 44 क्वेश्चन है। कह रहा है भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, जो कि सही है। ज्वार की खेती के अंतर्गत, यानी ज्वार की खेती के अंतर्गत, ये माने हमने कहा ज्वार है, ये क्या है, ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। तिलहन का जो क्षेत्रफल है वो कम है और ये अधिक है, ऐसा नहीं है, तिलहन ज़्यादा है, तो इसलिए दूसरा गलत हुआ। कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की क्षेत्र की तुलना में निरंतर अधिक है। क्या कह रहा है, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है, ये सही है आपका। गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है, ये सही नहीं है, घटता और बढ़ता रहता है, कोई निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार से 1 और 3 यहाँ पे ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन 1 और 3 यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पे अगर हम व्याख्या देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, वह प्रश्नकाल से लेकर वर्तमान समय तक धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र का अधिकतम है। तो प्रश्नकाल से लेकर वर्तमान समय तक धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में कम है। कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। गन्ने की खेती के क्षेत्र के अंतर्गत कभी वृद्धि हुई है तो कभी इसमें कमी आई है। इस प्रकार इसमें निरंतर गिरावट दर्ज नहीं की गई है। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो छोटा सा है, श्री अन्न यानी न्यूट्री अनाज। तो क्या कहते हैं इसको, श्री अन्न पौष्टिकता से भरपूर सूखा सहिष्णु फसल है जो भारत के
अधिकांश शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है। श्री अन्न को मोटा अनाज, कदन्न, गरीबों का अनाज, महाअन्न, महाखाद्य फूड या सुपर फूड शाब्दिक अर्थ सर्वोत्तम खाद्यान्न भी कहा जाता है। यानी इसको हम सुपर फूड भी कहते हैं, सर्वोत्तम खाद्यान्न भी कहते हैं, महाअनाज भी कहते हैं, महाअन्न भी कहते हैं, गरीबों का अनाज भी कहते हैं, मोटा अनाज भी कहते हैं। तो ये इसके नाम हैं। यह प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, खनिज तत्व और विटामिन से भरपूर होता है। तो इस प्रकार से इसको कहा जाता है। ये देखते हैं इसमें क्या क्या जो आता है आपका। तो इसमें मक्का नहीं आता है, मक्का इसमें नहीं आता, जो हमको ध्यान रखना है। तो श्री अन्न में बाजरा आएगा, रागी आएगा, ज्वार आएगा, कंगनी, सांबा, कोदो, कंगनी, सांबा, कोदो, चीना, चीना कुटकी, तो चीना, कुटकी, कोंदो, सांगा, कंगनी, ज्वार, रागी, बाजरा आदि इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा दो अतिरिक्त और हैं जिनको हम बोलते हैं छद्म मिलेटस, कुट्टू और चौलाई। तो कुट्टू और चौलाई भी इसी में ही शामिल हैं। आइए क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया था यहाँ पे आपसे। क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स यानी श्री अन्न फसलों का है। तो जहाँ जहाँ मक्का होगा वो नहीं होगा, तो मक्का यहाँ पे ये नहीं होगा, मूंग यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे मक्का है ये भी नहीं होगा। उसके बाद बचा आपका ज्वार, कोंदो, कांगनी, रागी। तो यह इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। इसकी व्याख्या क्या दे रहा देखिए, दे रहा है श्री अन्न पौष्टिकता से भरपूर सूखा सहिष्णु फसल है जो भारत के अधिकांश शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है। श्री अन्न को मोटा अनाज, कदन्न, गरीबों का अनाज, महाअन्न, महाखाद्य सुपर फूड तथा सर्वोत्तम खाद्यान्न भी कहा जाता है। श्री अन्न के अंतर्गत बाजरा, रागी यानी पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, ज्वार या ज्वार जिसे हम बोलते हैं सरोगम, कंगनी, सांबा, कोंदो, चीना, कुटकी आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त दो छद्म मिलेटस, कुट्टू और चौलाई भी हैं। तो इस प्रकार से ये था आपका टॉपिक। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका नकदी फसलें, जिसमें हम पढ़ेंगे कपास के संदर्भ में। धन्यवाद।